हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक का चैप्टर एयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एयर होती क्या है। सो एयर जो है ना, वो हमारे जो ह्यूमन सर्वाइवल है और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एयर है वो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है और इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो एयर होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है और आपने एयर को हम देख नहीं सकते हैं। एयर जो होती है वो इनविजिबल होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम एयर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे बेसिकली एटमॉस्फेयर के बारे में। जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बड़ा है। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट टाइप की है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर मतलब आप बोल सकते हो अर्थ के ऊपर ऐसे है। और जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट है, अर्थ ने उसको पहना हुआ है। एटमॉस्फेयर के होते हैं बहुत सारे पार्ट्स। जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो भी बहुत सारी अलग अलग तरीके के गैसेस से बना है। उसकी लेयर्स हैं वो तो ठीक है, बट जो लेयर्स हैं ना उसमें प्रेजेंट क्या होता है, गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन है वो हम ह्यूमंस के लिए उतनी अच्छी तो नहीं होती है, बट जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके बारे में हमने साइंस में पढ़ा था। तो वो जो नाइट्रोजन होती है उसका यूज़ करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन भी इम्पोर्टेंट है, बट हमारे लिए नहीं, प्लांट्स के लिए। और नेक्स्ट नाइट्रोजन के बाद आ जाता है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% अवेलेबल है, मतलब नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में। जो ऑक्सीजन है वो हम ह्यूमंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उसके बाद कुछ अदर गैसेस आ जाती हैं जैसे कि एग्रोन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो गैसेस हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा ही कम अमाउंट में है। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03% अवेलेबल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब 1% से भी कम। और जो एग्रोन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93% अवेलेबल है, ये भी 1% से कम ही है। और जो अदर गैसेज है, मतलब इन सबको छोड़ के जो और बाकी सी छोटी मोटी गैसेज हैं वो सब 0.04% अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है, बट जो मेन है, जो मेजर है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आप बोल सकते हो एग्रोन। तो ये सब जो है ना वो थोड़ी मेन है। और वैसे तो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा गैसेस से बना हुआ है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, उसमें भी जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गैस जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आप इसका आंसर सिंपली दे सकते हो कि जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ना वो दो ऐसी गैसेज है जो कि बल्क बनाती हैं एटमॉस्फेयर का। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, एग्रोन, हाइड्रोजन वो सब भी गैस होती हैं, बट ये सब कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। तो ये अदर गैसेस में ना यही सारी गैसेज आती है जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, तो ये सब, बट ये सब ना बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में पाई जाती है। एक तरीके से आप बोलो ना के बराबर पाई जाती हैं। तो इसलिए अगर इनका नाम भी लिखने के लिए उतनी सही नहीं था तो ये अदर गैसेस में आ जाती हैं। आप चाहो तो इनका भी नाम लिख सकते हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन, एग्रन और क्या होती है, हाइड्रोजन। ये सब होती है, थोड़ी कम कम अमाउंट में होती है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। इन सबको छोड़ के जो छोटी छोटी गैस टाइनी पार्टिकल्स हैं ना वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक पाई चार्ट है जो कि हमने देख लिया, और ये जो पाई चार्ट है जिसमें बताया गया है कि नाइट्रोजन वगैरह कितनी % अवेलेबल है, ये जो चार्ट है इसको बोलते हैं पाई चार्ट। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसके कुछ और भी काम है, ये नहीं है कि बस वो एक ब्लैंकेट है। जितने भी लिविंग बीइंग है अर्थ के ऊपर ये सब इसी एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब जीने के लिए। ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोवाइड करता है एयर जिससे हम ब्रीथ करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं।
और हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से। अब ये हमें हीट से कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो जो हमारा सन है उसे तो आप जानते हो कि हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है सन, तो जो सन है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो आपको जो गर्मी लगती है गर्मी के मौसम में या ठंड के मौसम में भी जो भी आपको थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, सारी गर्मी कौन प्रोड्यूस करता है, सन करता है। जो सन है ना उसकी जो रेज होती हैं वो इतनी ज़्यादा हीटेड होती है, इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर की होती हैं। अगर वो हमारे अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो जो हीट है वो सीधा हमारे अर्थ पे आ जाती, और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम ह्यूमंस उससे जल भी सकते हैं। तो ये हीट इतनी ज़्यादा होती है। और जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो क्या करती है, वो एक ब्लैंकेट टाइप की है, तो वो इस हीट को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे कि ये हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फिर उसके बाद जो बाकी की हीट होती है जिसे एटमॉस्फेयर नहीं रोक पाती है, वो आ जाते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल यूवी रेज से। तो ये जो यूवी रेज है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये जो यूवी रेज है अगर वो डायरेक्ट आएंगी तो वो हमारी आँखों को ख़राब कर सकती हैं, हमें भी जमा सकती हैं, मतलब हमें जमा नहीं सकती, हमें जला सकती हैं। और अगर ये नहीं होता ना तो जो विंटर का टाइम है उस मतलब ये नहीं कि दिन के टाइम में हम जलने लगते और जैसी रात होती हम फ्रीज हो जाते, मतलब हम जम जाते, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये एक बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है। एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एटमॉस्फेयर जो चीज़ है उसी की वजह से ना जो हमारा अर्थ है वो रहने लायक ग्रह बन पाया है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसकी दूरी भी सन से सही है, उसका एक मून है, वहाँ पे वाटर भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मेन फैक्टर यही है, अगर हर चीज़ में भी ये चीज़ होंगी ना, और अगर किसी भी प्लैनेट में ये सारी चीज़ें होंगी और बस एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वो जो प्लैनेट है उसमें कभी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी ना उस पर, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी उस प्लैनेट पे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक और छोटे से टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड है वो आपने कई बार सुना होगा, मतलब आपके टीचरों से या फिर कोई बड़े एल्डर है उनसे सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का बेसिकली मतलब होता है जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो जब पिघलते हैं, जब जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है अर्थ के ऊपर, तो वो होती है ग्लोबल वार्मिंग। सो जो ट्रीज़ हैं अगर हम उसे ऐसे ही काटते रहे ना तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इंक्रीज़ होने के पीछे सबसे बड़ा आता है ट्रीज़ कटिंग का। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे क्या क्या हो सकता है, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, जैसे कि जो हमारी अर्थ है उस पर हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या होंगे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े जमे हुए ऐसे सिल्लियाँ हैं बर्फ़ की, वो क्या होंगी, वो पिघल जाएंगी। और वो जो पिघलेंगी ना तो वो पानी की बनी होती हैं, और अगर आप खुद किसी छोटे से भी आइस क्यूब को पिघलाओगे वो पानी बन जाएगा। तो वैसे अगर गर्मी में ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल गए ना तो सुनामी भी आ सकती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कैसे बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है अर्थ के ऊपर, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं अगर ये ना होती ना तो बिना इनके जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है अर्थ पे, क्योंकि ये क्या करती है ना कि जो सन की रेडियस रेज हैं उनको क्या करती है, कैप्चर कर लेती है ताकि थोड़ी बहुत गर्मी रहे। और अगर ये नहीं होती ना तो जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और अर्थ पे भी कोई भी नहीं रह सकता। सो यहाँ पे अब थोड़ी बहुत साइंस आ गई, जैसे कि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली ना एयर से जो वो प्लांट्स है वो नहीं ले सकते हैं। जो नाइट्रोजन है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इनका यूज़ कौन करते हैं, प्लांट्स। जो प्लांट्स है ना वो डायरेक्टली नाइट्रोजन इतने ज़्यादा हमारे एयर में प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली ले नहीं सकते हैं, उन्हें चाहिए होती है एक बैक्टीरिया की हेल्प, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होता है, वो उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं ये हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, और ये एक बैक्टीरिया होता है, ये इसे भी आप एक तरीके से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोल सकते हो। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का मतलब होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं, एक शेल्टर शेयर कर रहा है या खाना शेयर कर रहा है, दूसरा खाना बना रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप।
एक तरीके से आप बोल सकते हो दो जो ऑर्गेनिजम्स है वो पार्टनरशिप में रहते हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो क्या होता है ना कि जो प्लांट्स होती है और ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, प्लांट्स की हेल्प करता है, नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इस बैक्टीरिया के पास कोई स्पेशल पावर वगैरह होती है जिससे वो इस नाइट्रोजन को ना एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे जो प्लांट्स है वो उसे आसानी से ले पाते हैं, आसानी से लेके यूज़ करते हैं, अपना खाना वाना बना लेते हैं। तो बैक्टीरिया बोलते हैं मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। तो जो प्लांट्स होते हैं वो उसके बदले क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को अपनी रहने की जगह देते हैं। मतलब वो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स की रूट वगैरह में रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं, और उन्हें क्या देते हैं, प्लांट्स खाना देते हैं। मतलब खाना भी प्लांट्स बना रहे हैं, रख भी प्लांट्स रहे हैं, बस राइजोबियम कर क्या रहा है, जो प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन उन्हें ला के दे रहा है, मतलब सामान ला के दे रहा है राइजोबियम। खाना कौन बना रहा है, प्लांट। तो ये हो गई सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जो ऑक्सीजन है वो सेकंड ऐसी गैस है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जो ह्यूमन्स एनिमल्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और फिर वो उससे सांस लेते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस। तो ये भी साइंस का ही एक वर्ड है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, जो चीज़ें कुछ वो चीज़ें ना अपने आजू बाजू से ले लेते हैं, तो कुछ चीज़ें लेते हैं और उन सब की हेल्प लेके बनाते हैं ऑक्सीजन। चीज़ें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और भी चीज़ें होती हैं। तो इन सब की हेल्प लेके, इन सब का यूज़ करके जो प्लांट्स होता है वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो बात सिंपल समझ लेते हैं। जो हम ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, प्लांट्स उन्हें ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ इन करते हैं। अगर प्लांट्स की संख्या कम हो गई तो जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या कम, मतलब ऑक्सीजन की भी संख्या कम हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे ना एटमॉस्फेयर के लिए उतनी अच्छी गैस नहीं है। अगर ये बढ़ गई ना तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकती है। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसका तो आप समझ ही सकते हो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए जो प्लांट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो ह्यूमन है ना वो इन्हें कट करे जा रहे हैं, मतलब काटे जा रहे हैं और धीरे धीरे ना इनकी संख्या कम हो रही है। और अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे ना तो ये जो बैलेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये सब ना डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा और जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ेगी। बट ये बात है कि ये ट्रीज़ को काटते क्यों हैं, तो ये ट्रीज़ को काटते हैं मतलब डिफॉरेस्टेशन करते हैं पेपर बनाने के लिए या फिर इन्हें ट्रीज़ जो है उन्हें जलाने के लिए। और भी ट्रीज़ के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, पेपर ही नहीं, ट्रीज़ से बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स बनते हैं और ये सब महंगे बिकते हैं। तो इसीलिए लोग इन्हें काटते हैं। और भी बहुत सारे यूज हैं ट्रीज़ के, बट ये लोग ना क्या करते हैं, इन्हें काट के ले जाते हैं, इसीलिए जो ट्रीज़ हैं उनकी संख्या भी कम हो रही है। और जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है ट्रीज़ को बचाने के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो अमाउंट है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमन बीइंग भी वो करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एनिमल्स भी एक्सहेल करते हैं, तो इसकी संख्या बढ़ गई है और इसकी संख्या को काबू करने में भी ट्रीज़ हेल्प करते हैं। और अगर अब ट्रीज़ तो कम हो गए हैं पहले के मुकाबले, तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, बढ़ गई है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी संख्या है वो अफेक्ट कर रही है अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को। और ये जो बैलेंस और ये वाले ना बहुत सारी चीज़ों की वजह से और बढ़ता है। जैसे कि जब हम कोल जलाते हैं, ऑयल वगैरह जलाते हैं, पोल्यूशन होता है। जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है ना उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और हर साल ना जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कम से कम बिलियंस ऑफ टन, कितने बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है, बस ये चीज़ों को जलाने वगैरह के चक्कर में, पोल्यूशन के चक्कर में, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके चक्कर में। और इन सब का सबसे ज़्यादा वो है कि लोग जो पटाखे फोड़ते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और जो फैक्ट्रीज़ हैं उससे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को जलाते हो, धुआं निकलता है, उस धुएं में ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, सब में कौन सी खबर है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 लेवल एट वेरी हाई, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें ना न्यूज़ में भी छापते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थ पे बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा है, बाकी दूसरी चीज़ें हो रही हैं। जो विंटर है वो भी अब गर्म हो गई है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी विंटर के सीज़न में का रिकॉर्ड बन गया है US में, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जैसे कि ग्लेशियर पिघल गया, सुनामी आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें। और ये वाली न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ट्रीज को काटना बंद करो, CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, पोल्यूशन और जो हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि उसे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना पड़ा। तो जो सबसे पहला पार्ट है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका ट्रोफोस्फेयर, फिर उसके बाद आता है ट्रोफोपोज, फिर आता है सेट्रोस्फेयर, फिर आता है सेट्रोपोज, फिर आता है मीजोस्फेयर, फिर आता है मीजोपोज, फिर आता है थर्मोस्फेयर, फिर आता है सबसे ऊपर लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो ये सारी जो है ना ये है पार्ट्स हमारा एटमॉस्फेयर के। तो गिन लेते हैं कितने पार्ट्स हैं, इसमें आप ये जो पोज है ना उसको कंसिडर नहीं करोगे। सो पहला हो गया ट्रोफोस्फेयर, दूसरा हो गया सेट्रोस्फेयर, तीसरा हो गया मीजोस्फेयर, चौथा हो गया थर्मोस्फेयर, पांचवा हो गया एक्सोस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पांचों के नाम हमने देख लिए और पांचों की आप एक बार लोकेशन देख लो, इनको एक बार ना सीरियल नंबर में याद कर लीजिए। तो जो पेपर्स हैं उनमें काफ़ी बार आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रोफोस्फेयर क्या होता है। So troposphere, this layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorms occur in this layer. तो जो ट्रोफोस्फेयर है, ये जो लेयर है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, और ये सबसे पहली लेयर भी है। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 13 किलोमीटर, मतलब ये ग्राउंड लेवल से लेकर 13 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ होता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो एयर हम जो सांस लेते हैं, जो हवा जिसे हम सांस लेते हैं वो भी इसी लेयर में प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए जो लेयर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी वेदर फिनोमिनाज है, वेदर फिनोमिनाज मतलब जो बारिश होती है, जो हेलस्टॉर्म्स होते हैं, बर्फ़ पड़ती है, फॉग, ये सारी चीज़ें ना इसी लेयर में होती हैं, मतलब बारिश वगैरह इसी लेयर में होती है। इसका मतलब ये है कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो इसी लेयर में हैं, क्योंकि क्लाउड्स अगर इसके ऊपर की लेयर में होंगे तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं इसी वाली लेयर में एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट कौन सी लेयर आ जाती है, सेट्रोस्फेयर। अबव द ट्रोफोस्फेयर लाइज द सेट्रोस्फेयर, इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। तो इसकी हाइट कितनी होती है, 50 किलोमीटर्स। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। तो ये जो लेयर है ना ये फ्री हो गई। अब इस लेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं होते, कोई बादल वगैरह नहीं होते, वेदर फिनोमिनाज भी इस लेयर में नहीं होते, क्योंकि अब बादल तो नीचे हो गए। अब बादल ऊपर तो बारिश करेंगे नहीं, नीचे ही बारिश करेंगे ना, तो बाकी की जो वेदर फिनोमिनाज है वो इसमें नहीं होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है एरोप्लेन्स के लिए। तो जो आप एरोप्लेन्स देखते हो ना वो सब इसी लेयर में उड़ते हैं, मतलब जो भी आप एरोप्लेन्स वगैरह देखते हो वो सब सेट्रोस्फेयर में ही उड़ते हैं। सेट्रोस्फेयर उनके लिए सबसे अच्छी जगह है उड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें कोई बारिश वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता, यहाँ पे क्लाउड्स भी नहीं होते। तो जो प्लेन्स होते हैं ना वो बादलों के ऊपर उड़ता है, कभी कभी बादलों के साथ भी उड़ता है। तो इसलिए ना जो ये लेयर है वो सबसे अच्छी होती है। और यहाँ तक जाते जाते ना मतलब जो प्लेन है वो सीधे सीधे उड़ता जाता है। ट्रोफोस्फेयर मतलब 13 किलोमीटर वो पूरा सीधे सीधे ऐसे उड़ते ट्रैवल करता है। फिर जो 50 किलोमीटर ऊपर आ जाता है तो वो ऐसे हो जाता है, मतलब एक पोजीशन ले लेता है, फ्लैट पोजीशन, उसके बाद उसी पोजीशन में वो अपना उड़ता है आगे। और ये जो लेयर है ना ये हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है संगे। फिर आ जाता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर है वो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये सेट्रोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है।
ये एक्सटेंडेड है, इसकी हाइट है 80 किलोमीटर्स। और इसका यूज़ ये होता है ना कि जितने भी जो मीटियोरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मतलब जो उल्का पिंड है आप बोल सकते हो, वो इस लेयर में आके ना जलना शुरू हो जाते हैं। अब ये लेयर कैसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई मीटियोरॉइड इस लेयर में आता है तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो अगर वो जलेगा नहीं तो क्या होगा, जलेगा नहीं ना, तो वो जो मीटियोरॉइड है वो बहुत बड़ा होता है, तो उतना बड़ा मीटियोरॉइड सीधा आके अर्थ टकराएगा और अर्थ ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये जो मेसोस्फीयर है उसमें जो एस्ट्रॉइड है वो जलने लगता है और थोड़ा बहुत तो छोटा हो ही जाता है, थोड़ी उसकी स्पीड वगैरह भी कम हो जाती है। तो इसलिए ये जो लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट लेयर आ जाती है थर्मोस्फीयर। ये जो लेयर होती है ना, इसमें जो वो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। और यहाँ पे एक और है लोनोस्फीयर, ये भी इसी लेयर का पार्ट है। तो ये होती है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी लेयर है। ये जो लेयर है वो हमारी हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिटेशन में। ये जो लेयर है ना, ये हमें रेडियो वेव्स जो है उसके ट्रांसमिटेशन में हमारी हेल्प करती है। अब लास्ट आ गई सबसे ऊपर की लेयर, एक्सोस्फीयर। ये जो एक्सोस्फीयर है ना, ये जो लेयर है वो उसमें बहुत ज़्यादा थिन और लाइट गैसेस पाई जाती हैं। ये तो सिंपल है। और जो सबसे पहली लेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी गैसेस पाई जाती हैं। लाइट गैसेस होती है वो सबसे ऊपर होती हैं, हैवी गैसेस जो होती हैं वो सबसे नीचे होती हैं। और इससे ना जो मतलब बाकी चीज़ें हैं वो सब स्पेस में जाती हैं। और जो लाइट गैसेस है वो यहाँ से होती हैं और चीज़ें इसमें से स्पेस से चली जाती हैं, क्योंकि ये लास्ट लेयर है। इस लेयर के बाद स्पेस आ जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। और जो इस चैप्टर के बाकी की चीज़ें रह गई हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।